Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. So finally today we are going to solve PYQs of nursing aptitude questions for MH BSc Nursing CET 2024 students. आज जो हम PYQs solve करने वाले हैं ये होगा आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड नंबर 7th सेशन। आज के सेशन में हम 20 MCQs सॉल्व करने वाले हैं और ये जो PYQs का मटेरियल हमें मिला है ये हमें मिला है अनिकेत माने, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है लर्नोलेट। Yes everybody, so the credit goes to Learnolet Aniket Mane for providing this PYQs. You can refer to his YouTube channel also. So आज का जो PYQ सेशन हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही सिंपल टाइप के नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एग्जाम में आते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। आपने अगर 12th स्टैंडर्ड का पूरा बायो का सिलेबस पढ़ लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री 12th का किया है, इंग्लिश के एमसीक्यूज में आपको डेली पोल्स पे दे रही हूँ और नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज भी आपको पोल्स पे मिल रहे हैं, तो आज का सेशन देखने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि आप नर्सिंग एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन करो और यहाँ पे जो हमारा फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है, इस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन से आप सैंपल पेपर डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अगर सच में इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग एग्जाम में तो मेरा हर एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाके स्कोर करेगा, इतना मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क। तो कौन सा इम्यूनोग्लोब्युलिन है जो आपको ह्यूमन मिल्क में देखने को मिलता है? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। हमने पढ़ा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है? IgA। और प्लेसेंटा से कौन सा एंटीबॉडी ट्रांसमिट होता है? IgG, PG और CA, ऐसे याद रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 14, ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का। एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट बर्थ इन इंडिया। इंडिया में ज्यादा करके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका एवरेज वेट क्या पाया जाता है? 2.5 किलो से 3 किलो के रेंज में। नाउ दिस इज जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट ये आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितना जनरल नॉलेज पता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो एंड नी जॉइंट शोज विच टाइप ऑफ जॉइंट। ये आपके क्लास 11th में से चैप्टर नंबर 16 में से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन। तो इसमें क्या पूछा गया है? एल्बो एंड नी जॉइंट, ये कौन से टाइप का जॉइंट है आपका? इट इज अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। ये जो शोल्डर वाला जॉइंट होता है ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बट आपका जो एल्बो जॉइंट है, जैसे दरवाजा कैसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलता है वैसे ही आपका एल्बो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेंड होता है, ये नीचे नहीं जा सकता ना, ये ऐसे दूसरे डायरेक्शन में अपोजिट नहीं जा सकता। तो जैसे दरवाजे के स्क्रू को हम हिंज बोलते हैं वैसे अपने एल्बो जॉइंट को भी हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। ये आपको क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन चैप्टर में दिया गया है। लिवर, लंग्स और किडनी के अलग अलग पार्टिसिपेटरी फंक्शंस बताए गए थे, जिसमें हमने रास मैकेनिज्म पढ़ा था, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो इसमें हमने पढ़ा था कि आपका जो रेनिन है ये रेनिन कौन सेक्रेट करता है? इट इज सेक्रेटेड बाय स्टमक फॉर डाइजेशन ऑफ केसीन प्रोटीन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टे हेल्प्स इन। क्रिस्टे का क्या काम होता है? यस, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसे 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 करके ये जो प्रेजेंट होता है, ये क्रिस्टे का क्या काम होता है? इसके पास आपके F1 पार्टिकल्स होते हैं। क्रिस्टे के पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही आपके रेस्पिरेटरी चेम्बर्स होते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखा जाता है ना, ये आपके चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। तो क्रिस्टे क्या करने में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। अभी ये आपके चैप्टर नंबर 15 में दिया गया है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15। बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने नॉइज पोल्यूशन एक्ट पढ़ा, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन।
तो उसमें वाटर पोल्यूशन एक्ट कब पास किया गया था? इट वाज पास्ड इन ईयर 1974। अपने इंडिपेंडेंस का ईयर उल्टा कर दो, यस 1947 की जगह 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विच विटामिन? स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो दांत के गम्स है, जो मसूड़े हैं, उसमें से ब्लीडिंग होती है, दांत के गम्स में से खून आता है। तो ये कौन से टाइप के विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। गम्स वीक हो जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं और आपके गम्स में से ब्लीडिंग होती है। ये आपको चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इज नॉट डिसिमिलर फ्रॉम दैट ऑफ चिंपैंजी बट द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन चिंपैंजी इज। मतलब क्या बोला गया है कि ह्यूमन और चिंपैंजी में 95% डीएनए मैच होता है, लेकिन ह्यूमन का डीएनए और चिंपैंजी का डीएनए दोनों में डिफरेंस क्या है? चिंपैंजी के पास टोटल 48 क्रोमोसोम्स होते हैं और ह्यूमंस के पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। दिस इज जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो? यस, ये क्वेश्चन हमने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने एज पिरामिड और सेक्स रेशियो पढ़ा था। ESS एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी, तो 1:1 का अगर रेशियो रहेगा तो ये बैलेंस्ड होता है। लेकिन केरला में क्या देखा जाता है कि फीमेल्स का पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पर 1000 मेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ फीटस इन यूटरस? आपके यूटरस में कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है कि ट्विंस है कि ट्रिपलेट्स है, ये कौन से टेस्ट से पता चलता है? ये आपके चैप्टर नंबर 2 से है। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी नॉर्मल सोनोग्राफी करके पता चलता है कि कितने बच्चे यूटरस में हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉलम हैज वर्टिब्रे नंबर्स डैश। स्पाइनल कॉलम में कितने वर्टिब्रे होते हैं टोटल? मतलब अपना वर्टिब्रल कॉलम कितने पर्टिकुलर बोन से बना है? चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने देखा इट इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रल कॉलम। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रम, सर्विक्स, सॉरी सर्विक्स नहीं, कॉकिक्स, सर्विक्स तो वजाइनल एरिया में आ गया। यस, ओके। अभी देखो एक चीज आपको इधर पे क्या दिखाई दे रही है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने 12वीं का सिलेबस अच्छे से रीड किया है और थोड़ा बहुत अगर आपने 11वीं के सीईटी वाले चैप्टर्स, मतलब एक्सक्रीशन चैप्टर, रेस्पिरेशन चैप्टर, स्केलेटन वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो भी आप इजीली आंसर कर सकते हो। म्हणजे नर्सिंग ऍप्टिट्यूडचे क्वेश्चन खूप जास्त डिफिकल्ट नसतात। ये आपका लास्ट ईयर का नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से है। इनामल ऑफ टीथ इज सेक्रेटेड बाय, आपका जो दांत के ऊपर का जो इनामल की लेयर होती है, जब आप इमली खाते हो या नींबू खाते हो या कुछ खट्टा खाते हो तो आपके दांत एकदम से ऐसे शार्प हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये खट्टा वगैरह नहीं खाओगे तो आपके दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है, इनामल। वो इनामल लेयर कौन बनाता है? एमिलोब्लास्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिटेक्शन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में। रॉड सेल्स क्या करते हैं? ये रात के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये रात को देखने में हेल्प करते हैं, मतलब मिनिमम लाइट में विजन कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, स्कोटोपिक विजन। रॉड सेल और कोन सेल्स क्या करते हैं? ये हमको इमेज डिसाइफर करने में हेल्प करते हैं। कोरोइड प्लेक्सस का काम होता है आपके आईज को सपोर्ट देना। और बचा आपका कोन सेल। तो मैंने जब आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तभी मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी थी कि रात के लिए रॉड सेल आएगा, रात और रॉड, और कलर के लिए कोन सेल आएगा, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन। तो आपको जो अलग अलग टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब कोन सेल्स की वजह से दिखाई देते हैं। जिनको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है मतलब उनके पास कोन सेल्स कम होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज नेम्ड एज। अब ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, आपको भी नहीं पता थी, तो इसका आंसर क्या आएगा? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको लिख के याद करना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स दैट फॉर्म malformation in embryo during pregnancy are called as dash। ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना चाहिए?
क्योंकि अगर ये ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन ने लिया तो उसकी फीटस की ग्रोथ डिफेक्टिव हो सकती है। बताओ आंसर, बताओ क्या आएगा इसका। यस, तो कौन सा ड्रग है? टेराटोजेंस आर फाउंड टू बी malforming the embryo development. Okay, moving on to the next question. दिखाई सुनाई दे रहा है ना बराबर से? Let me just check audio. Yes, okay. तो moving on to next question. अभी अपना next question क्या है? When effective filtration pressure is 20 mm Hg. अभी ये देखो, ये आपके चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है, क्लास 11th excretion वाला चैप्टर। When effective filtration pressure is 20 mm Hg, capsular pressure is this and osmotic pressure is this. You have to calculate glomerular filtration pressure. तो अभी ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल्स टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी कि इसको ही हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर प्रेशर। ठीक है, तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना दिया गया है अपने को? 20 दिया गया है। तो 20 इज इक्वल्स टू, ये हमको फाइंड आउट करना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बोला है? 30 mm Hg प्लस कैप्सुलर प्रेशर कितना बोला है? 15 mm Hg। तो इसको सॉल्व करो, 20 इज इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर माइनस 45। अब ये जो माइनस है, ये माइनस 45 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 45 इज इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि 65 मिलीमीटर मर्क्यूरी is our glomerular filtration pressure. So answer is option number D, 65. तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस तरीके से भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन, ये हमने अपने पार्ट 5 या पार्ट 6 वाली वीडियो में भी देखा था, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व को लेकर क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात आपको ये याद होना चाहिए कि बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व किधर प्रेजेंट होता है? देखो ट्राइकस्पिड वॉल्व की स्पेलिंग में आर आता है, आर फॉर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, पर इधर पे आर नहीं है, तो बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यस, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज डैश। ये हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक में, कि कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को हम क्या बोलते हैं? जैसे बोन में हो रहा है, मसल में कैंसर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सार्कोमा। कौन से टाइप का कैंसर बोलते हैं? सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स। देखो कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? जब आपको अटक अटक के पॉटी आती है, जब आप प्रॉपर पॉटी नहीं कर पाते हो, प्रॉपर स्टूल्स डिफेकेट नहीं हो पाते, तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स आपको कुछ लैक्सेटिव्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका मोशन स्मूथ हो जाए और आपका जो पॉटी अटका हुआ है वो इजीली रिमूव हो जाए। तो नेचुरल लैक्सेटिव्स बहुत सारे प्लांट्स में ये प्रॉपर्टी होती है, पानी वगैरह पीने के लिए ज्यादा बोला जाता है, और टैबलेट लैक्सेटिव्स वाला दिया जाता है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, फॉर द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलाई वाज डैश। सबसे पहला माइकोबैक्टीरियम यानी ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कॉश ने। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आज आपको मजा आया होगा, और अब तक हमने जितने भी अप्रोक्सीमेटली 140 नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी, और 140 बायो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी। इसमें से ही 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड और 20 बायो के एमसीक्यूज आने वाले हैं। अगर आपने अब तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट चेक करो, अच्छे से सारे एमसीक्यू सॉल्व करो। आपको हमने अपने फ्री मटेरियल सेक्शन में एक सैंपल पेपर प्रोवाइड किया है, सैंपल पेपर सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक का थियोरी बार बार रीड करो, जो सीईटी वाले एमसीक्यूज मैंने कराए थे वो सीईटी वाले एमसीक्यूज बार बार सॉल्व करो, उसमें से ही आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर ये वीडियो आज सबको अच्छी लगी है, सबको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एग्जाम अच्छे से देना, अच्छे से रिवाइज करके जाना, टेंशन मत लेना, सब अच्छे से होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।